अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर विद्यार्थी हित की हमारी कैरियर गाइडेंस की श्रृंखला में आज हम बायो फील्ड में 12वीं के बाद मेडिकल के अलावा अन्य कौन से उभरते कैरियर हो सकते हैं, इस विषय की एक बेहतरीन प्रस्तुति के साथ उपस्थित है। मेडिकल के अलावा बायोफील्ड के बेहतरीन 9 उभरते कैरियर के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा के लिए आज हमने इस विषय के विशेषज्ञ पंकज व्यवहारे सर को आमंत्रित किया है। पंकज व्यवहारे सर महाराष्ट्र के जलगांव में भागीरथ काउंसलिंग सेंटर के फाउंडर डायरेक्टर हैं, सर्टिफाइड कैरियर एनालिस्ट हैं तथा काफी अनुभवी कैरियर काउंसलर हैं। हजारों विद्यार्थियों के कैरियर को रचनात्मक मोड़ देने वाले ऐसे हमारे आज के विषय विशेषज्ञ पंकज व्यवहारे सर का अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं प्रमोद श्रीवास्तव भावभीना स्वागत करता हूं तथा समस्त कैरियर कॉन्शियस विद्यार्थियों का भी बहुत बहुत स्वागत है। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि अपने स्लोगन के साथ आज के कैरियर गाइडेंस के लिए बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय पंकज व्यवहारे सर। नमस्ते मेरे दोस्तों, फिर से मैं आपके साथ जुड़ा हूं श्रीवास्तव जी की कोऑपरेशन से, उनके सहकार्य से मैं आपके साथ लगातार जुड़ता रहता हूं और वो सारी चीजें आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं जिसकी वजह से आपका बेहतरीन सुनहरा करियर बन सके। आज इमर्जिंग करियर इन बायो ब्रांच, बायोलॉजी वाले ब्रांच का करियर आज हम देखेंगे। दरअसल पीसीएमबी का करियर रखना चाहता था मैं, लेकिन 40-45 मिनट में, 1 घंटे में पीसीएमबी जिसको हम जनरल ग्रुप कहते हैं उसका करियर आपके सामने रखना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो फिर फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के बजाय हम एक चीज ऐसा कर सकते हैं कि हम सही मात्रा में ये सारे करियर देखने की कोशिश करेंगे। तो आज मैं आपका सिर्फ बायो ब्रांच कवर करूंगा जिसके अंदर मैं आपको, जैसे नवरस रहते हैं अपने, तो नवरस के हिसाब से या नवरात्रि रहती है, ठीक है, तो उस हिसाब से 9 करियर मैं आपके लिए लेके आया हूं जो ऐसे बायोलॉजी ब्रांच के है। 12वीं के बाद पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो बंदे लेते हैं, लेकिन डॉक्टरी नहीं करना है, ठीक है, एमबीबीएस नहीं करना है, बीएचएमएस नहीं करना है, बीएएमएस नहीं करना, यूनानी नहीं करना है, डॉक्टरी लाइन में नहीं जाना है, लेकिन बायोलॉजी में करियर करना है। तो अदर देन मेडिसिन साइंस, डॉक्टरी के अलावा भी बहुत बड़ा करियर क्षेत्र हम लोगों के लिए खुला है। तो आज की भी शुरुआत हम छोटी स्टोरी से करते हैं। देखिए आपके सामने एक तालाब का चित्र है और नीचे एक कछुआ है और ऊपर मैंने लिखा है बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी। तीनों का मिश्रण आपको इस 2 चित्र में मिल जाएगा। एक तो ऊपर दिया है एक तालाब है तो वहां पेड़ पौधे पानी है, ठीक है, जूलॉजी में नीचे कछुआ है। इसका मिश्रण अगर कर दे तो ये हमारा बायोलॉजी हो जाता है। लेकिन मैंने सवाल आपके लिए पूछा है, एक स्टोरी है, स्टोरी के अंदर दिया है कि पेरेंट हमारे लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, क्या हमें उन चीजों का अंदेशा होता है, क्या हमें वो सारी चीजें मालूम है, और अगर नहीं मालूम है तो आज से अपने पेरेंट को उस तरीके से देखने की कोशिश कीजिए। मैं गए 9 साल से करियर काउंसलिंग का काम कर रहा हूँ, तो जाहिर है मेरे पास टेस्ट होने के बाद, बच्चे के टेस्ट होने के बाद पेरेंट आते हैं काउंसलिंग करने के लिए, परामर्श करने के लिए, अपने रिपोर्ट के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपनी बच्ची के लिए, क्या उनका भविष्य है। तो जब पेरेंट आते हैं तो पेरेंट क्या क्या अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, उसके लिए एक बेहतरीन छोटी स्टोरी मैं आपके साथ रख रहा हूँ। व्हाट आवर पेरेंट डू फॉर अस, आर वी अवेयर ऑफ इट? क्या आपको पता रहता है कि अपने पेरेंट अपने लिए क्या क्या करते हैं? बहुत बार तो हमें मालूम ही नहीं रहता और ना हम मालूम करने की कोई कोशिश भी करते और जरूरत भी समझते। तो ये करियर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी स्टोरी आपके लिए। ये तालाब है, तालाब के किनारे एक मैया, एक माँ बैठी रहती है, अपने हाथ में एक जाल रहता है, एक टॉवेल रहता है, तौलिया, एक लिक्विड हैंड सोप रहता है, हैंड वॉश जिसको हम कहते हैं, सोप रहता है, और एक ब्रश रहता है। तो वहां से मॉर्निंग वॉक करते करते एक लड़का जाता है, वो मैया को पूछता है कि क्या कर रहे हो यहाँ बैठ के? तो वो कहती कुछ नहीं है, मैं कछुए साफ कर रही हूँ। कछुआ जो रहता है, कछुए के ऊपर का जिसको हम शेल कहते हैं, ठीक है,
बराबर ऊपर का जो एरिया रहता है उसको हम शेल कहते हैं, वहां से कछुए जो गर्मी रहती है या सूरज की किरणें रहती है वो उनके बॉडी के अंदर आती है। वो जितना साफ रहे उतनी उनकी जिंदगी बढ़ती है। तो अक्सर होता है कि पानी की वजह से उसके ऊपर शैवाल आ जाता है, ठीक है, कभी कभार फंगस हो जाता है और वो कड़क होने लगता है। ऊपर का जो ऊपरी जो एरिया है तो उसको शेल कहते हैं हम, वो आवरण जो रहता है वो कड़क होने लगता है धीरे धीरे। तो ये जो माँ रहती है वो वहां आके ये कछुए पकड़ती है, जाल में डाल के उनको खींचती है, ब्रश से साफ करती है, उसके ऊपर तौलिए से पानी लगाती है, फिर वो लिक्विड सोप लगाती है और साफ सुथरा करके कछुओं को फिर पानी में छोड़ देती है। फिर दूसरा जाल डालना, फिर दूसरा कछुआ। अभी इतने बड़े तालाब में न जाने कितने कछुए होंगे, लेकिन रोज सुबह इसका एक काम रहता, वहां आके बैठना, जाल डालना, कछुआ निकालना, साफ करना, फिर पानी में धकेल देना। फिर एक राउंड मारने के बाद बच्चा आके फिर पूछता कि माँ क्या कर रहे हो तुम यहाँ बैठ के, ये सब कुछ किसके लिए कर, किसने बताया है? तो मैया कहती नहीं नहीं, किसी ने नहीं बताया है, मैं मेरे मर्जी से कर रही। फिर तीसरा राउंड मारने के बाद ये लड़का आता है और हंस के उसको कहता है कि कमाल है यार, तुम तो बिल्कुल पागलों जैसे काम कर रहे हो। इतने बड़े तालाब में आपको मालूम नहीं है कितने कछुए हैं, इतने बड़े तालाब में आपको ये भी मालूम नहीं है कि इसको मैंने साफ किया, इसको नहीं साफ किया, कैसे पता चलता है? तो वो मैया कहती बहुत आसान है, अगर गलती से वही कछुआ फिर आ जाए तो मैं उसके ऊपर वाले कवर को हाथ लगाती हूँ, उसके पीठ को हाथ लगाती हूँ, जब लगता है अगर ये सॉफ्ट है तो मैं अपने सर पे हाथ मार लेती हूँ, फिर उसको पानी में धकेल देती हूँ, फिर दूसरा निकालती हूँ। चौथा राउंड मारने के बाद वो बच्चा पूछता है लेकिन इसकी कोई जरूरत है क्या, किसी ने कहा है कि आपको ये करो ऐसा? दोस्तों उसका जवाब याद रखो, मैया का जवाब याद रखो, शायद वो जवाब हर पेरेंट के पास है, वो जवाब हर पेरेंट देता है लेकिन हम सुन नहीं सकते। मैया कहती है किसी ने कहा नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये मेरी जवाबदारी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इन कछुओं को साफ करूँ। ठीक उसी तरह हर पेरेंट अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, अपनी इच्छा या उनको लगता है इसलिए वो कर रहे हैं, उनकी जवाबदारी इसलिए वो कर रहे हैं। तो कृपा करके अपने माता पिता को समझने की कोशिश कीजिए, वो आपके सुनहरे कल के लिए वो सारी चीजें निछावर कर देते हैं, ठीक है, वो सारी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। आपको सिर्फ लगन मन देके पढ़ाई करनी है, ध्यान देके पढ़ाई करनी है। थैंक यू वेरी मच। अभी आपके लिए जो मैं करियर लेके आया हूँ, न्यू एज करियर ऑप्शंस आफ्टर 12th बायो स्टूडेंट, 12वीं के बायो स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या करियर अभी उपलब्ध है। इस प्रेजेंटेशन में हम कोई भी एमबीबीएस के करियर के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, बीएएमएस के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, फार्मेसी के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। इसके अलावा जितने भी कोर्सेज उपलब्ध है बेसिस ऑन पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के ये सारे करियर। देखिए स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी है, फिजियोथेरेपी ये डॉक्टर को सपोर्ट करने के लिए रहते हैं। देखो हाँ, अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर रहते हैं, ठीक है, जब कोई एक्सीडेंट हो जाए या मोच आ जाए तो तब आपको कुछ एक्सरसाइज करने के लिए बोले जाते हैं और वो फिजियोथेरेपिस्ट करवाता है। तो ऐसे में स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी रहते हैं। बहुत बार देखा होगा अपने ग्राउंड के ऊपर कि छोटी मोटी चोट आ जाती है तो वो वहां से भागते हैं, पैवेलियन से आते हैं, 2 मिनट में कुछ उनकी पैर ठीक कर देते हैं, स्प्रे लगाते हैं और बंदा रेडी हो जाता है। तो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी इज वंडरफुल करियर, उभरता करियर। ये सारी उभरती करियर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हेल्थ केयर मैनेजमेंट, हेल्थ टूरिज्म, आयुर्वेदा की वजह से भारत में बहुत बड़े पैमाने पे दरवाजे खुले, एक उभरता करियर तैयार हुआ, उसको कहा गया हेल्थ टूरिज्म। दूसरी और एक चीज महत्वपूर्ण है, पेपर में अक्सर आप पढ़ते होंगे कि फलाना फलाना कंट्री का एक आदमी यहाँ आके ऑपरेशन करा रहा है। रीजन ये है कि जो ऑपरेशन आप भारत में कर सकते हो वो कई गुना, कम से कम 10-15 गुना महंगा उनके कंट्री में होता है। अपने कंट्री में क्वालिटी भी है, अपने कंट्री में प्राइस भी है और अपने कंट्री में वो सर्विस भी है। ये सारी चीजें आपको एक जगह मिलेगी। हेल्थ टूरिज्म के जरिए ये सारी चीजें हो सकती है। डाइटिशियन बहुत ही जबरदस्त करियर, जो 9 करियर मैंने आज चूज किए उसमें से डाइटिशियन एक करियर है। तो मैं जब वो डाइटिशियन की बारी आएंगे तो उसके बारे में ज्यादा कहूंगा। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजिस्ट,
बायो इन्फॉर्मेटिक्स, न्यूरो इन्फॉर्मेटिक्स, कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, एनवायरमेंटल साइंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑप्टीमेट्री, ये चश्मों के बारे में रहते हैं, ऑप्टीमेट्री, ऑडियोलॉजी, क्लिनिकल रिसर्च और आखिरी में हॉस्पिटल मैनेजमेंट। स्टीव जॉब्स का एक बेहतरीन डायलॉग है आप सब लोगों के लिए, कोटेशन है, द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। बहुत बढ़िया बेहतरीन काम अगर आपको करना है तो बस इतना कीजिए जो आप कर रहे हो उसके ऊपर जबरदस्त प्यार कीजिए कि ये काम मस्त है, जैसे पढ़ाई करनी ये काम मस्त है, सिखा रहे हो ये काम मस्त है, उसको मस्त हिसाब से देखिए, ये बढ़िया है इस हिसाब से देखिए और फिर करते रहिए। इफ यू हैवंट फाउंड इट येट, लेकिन अगर आपने अभी तक वो ढूंढा नहीं है कि कौन सा काम मस्त है, कौन सी क्षमता मेरी है, कौन सी लाइक्स मेरी है, कौन सी डिसलाइक्स मेरी है, क्या कर सकता हूँ, क्या मेरा पैशन है, ये अगर अभी तक आपने ढूंढा नहीं होगा, कीप लुकिंग, देखते रहिए, ढूंढते रहिए, डोंट सेटल, वहां शांति से मत बैठिए। स्टीव जॉब्स, एप्पल कंपनी, एक बड़ा सा इक्वेशन दुनिया में उपलब्ध है, उनका ये डायलॉग है, आपके लिए इसलिए रख रहा हूँ। आज फिर मैं जो करियर आपके सामने रख रहा हूँ, अभी 8-10 करियर रखे, लेकिन 9 करियर में जो आपके सामने लेके आने वाला, उसके अंदर जबरदस्त मेहनत, बहुत जगह जबरदस्त पैसा भी लगने वाला है, और फ्यूचर में उसके अंदर आपको पर्सनल लाइफ थोड़ी कम हो सकती है, लगातार काम रहेगा उसके अंदर, लगातार काम रहेगा। तो ये सारी चीजों के लिए कौन सी कीमत आप अदा कर रहे हो, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग योर मनी ऑल्सो। अगर राइट डायरेक्शन करियर का ना हो तो ये सारी चीजें बदल सकती है। तो ऑल ऑफ अस स्टार्ट फ्रॉम जीरो, हम सारे जीरो से स्टार्ट करते हैं। वी टेक द राइट डिसीजन एंड बिकम ए हीरो। ठीक है, ऐसे गोविंदा का कहना है, हीरो है, बॉलीवुड का हीरो है, ऐसा कुछ नहीं कि ये लोग डायलॉग दे नहीं सकते, जो सिनेमा में डायलॉग करते हैं वो पिक्चर के रहते हैं, लाइफ के भी डायलॉग हो सकते हैं। तो गोविंदा का कहना है, ऑल ऑफ अस स्टार्ट फ्रॉम जीरो, हम सारे जीरो से स्टार्ट करते हैं। वी टेक द राइट डिसीजन एंड बिकम ए हीरो। अब मुझे ये पक्का मालूम नहीं कि ये गोविंदा बॉलीवुड के है या गोविंदा कोई ऑथर है। एक वेबसाइट के ऊपर सर्च करते करते मुझे डायलॉग पसंद आया, मुझे लगा कि आज के सेशन के लिए आपको ये बहुत बेहतरीन रहेगा। तो ठीक है, गोविंदा नाम दिया है मैंने, मुझे लगा शायद हीरो है, शायद कोई ऑथर भी हो सकते हैं, शायद कोई फिलोसोफर हो सकते हैं, कोई भी रहे, कोटेशन बेहतरीन है। समझने की कोशिश कीजिए कि हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, अगर राइट डिसीजन हो जाए तो हम हीरो हो जाते हैं। तो वो राइट डिसीजन के लिए भगीरथ काउंसलिंग सेंटर से आप मदद ले सकते हैं, सहायता ले सकते हैं। हमारे करियर काउंसलिंग की जो जितने भी टेस्ट हम लेते हैं उसकी सहायता से करेक्ट करियर हम चूज कर सकते हैं। उसमें समय कम लगता है, पैसा कम लगता है, और भविष्य अपना हम आज सिक्योर कर सकते हैं। सो माध्यम हिंदी, अंग्रेजी, मराठी में, समय 1 घंटा उस असेसमेंट के लिए लगता है। उसके अंदर हम 13 अलग अलग छोटी छोटी ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं। माता पिता के साथ व्यक्तिगत परामर्श होता है। काउंसलिंग जो रहता है वो इंडिविजुअली रहता है, सबके साथ नहीं होता है। रिपोर्ट की चर्चा आपके माता पिता के साथ होगी। 1 साल तक हम आपके साथ बने हुए रहते हैं। वो सारी करियर तक पहुंचने के लिए जितना भी सपोर्ट रहे वो हमारे तरफ से आपको मिलते रहता है। अब ये सब कुछ क्यों बताया? इसलिए बताया कि रोज मेरे पास 2 या 3 करियर काउंसलिंग होती रहती है, और हम बहुत कैजुअल अप्रोच रखते हैं अपने करियर के प्रति। तो थोड़ी सी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी करियर दुय्यम नहीं रहता, कोई भी करियर सेकेंडरी नहीं रहता। बहुत बार ये वर्ड सुनने के लिए मिलता है कि साइड बाय साइड कर लेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। कोई भी करियर साइड बाय साइड होता नहीं है। जब तक डिवोशन नहीं होता, जब तक फोकस काम नहीं होता, जब तक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स नहीं रहते, आप 10-10 फीट अलग अलग जगह खुदाई करते हो, 10-10 फीट जमीन के अंदर, यहाँ 10 फीट, यहाँ 10 फीट, यहाँ 10 फीट, यहाँ 10 फीट, ऐसे पानी नहीं आएगा। आप एक ही जगह 100 फीट खुदाई करके देखो, 100% पानी आएगा। सो ये 9 करियर आपके लिए पीसीएमबी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी जनरल ग्रुप लेते तो भी, या फिर पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो भी। पहला है करियर इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अच्छा, जिन लोगों को कंप्यूटर साइंस पसंद है, जिन लोगों को थोड़ा सा मैथ पसंद है, थोड़ा स्टैट पसंद है, थोड़ी बायोलॉजी पसंद है, ठीक है, प्योर बायोलॉजी भी नहीं चाहिए, प्योर स्टैट भी नहीं चाहिए, प्योर मैथ भी नहीं चाहिए। जैसे मैंने पिछले आपको मैथ्स के करियर दिए थे, उसके पहले मैं आपको
ह्यूमैनिटी के करियर दिए थे। ह्यूमैनिटी में सवाल ही नहीं आता, फिजिक्स भी नहीं, बायोलॉजी भी, मैथ भी नहीं, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ मुझे थोड़ा मैथ चाहिए सर, ज्यादा नहीं चाहिए। थोड़ा स्टैट चलेगा सर, थोड़ा बायोलॉजी चलेगा सर, और सर मुझे ना कंप्यूटर साइंस में बड़ा दिलचस्पी, लेकिन मुझे बी कंप्यूटर नहीं करना सर। अब ऐसे अलग अलग जगह सारी चीजें अगर आप रखते हो स्कैटर्ड करके, उन सबको अगर इकट्ठा कर देते हैं तो एक बेहतरीन करियर बनता है, उसको कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. With the help of bioinformatics, complex biological data can be analyzed very quickly. एक बेहतरीन करियर है, सारी चीजें के ऊपर आपको पढ़ाई मिल सकती है इस फील्ड के अंदर। फिर है करियर इन जेनेटिक्स. जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी फैक्टर व्हिच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग. ठीक है, मतलब मेरे दादा, मेरे परदादा, या फिर ये सृष्टि कैसी बनी, इसके ऊपर एक बेहतरीन किताब हिंदी में भी उपलब्ध है, मराठी में भी उपलब्ध है, अंग्रेजी में उपलब्ध है, और किताब का नाम है सेपियंस. सेपियंस युवाल नोआ हरारी, युवाल नोआ हरारी ऐसे उनका ऑथर का नाम, जिन्होंने किताब लिखी है. जनरल इंफॉर्मेशन के तौर पे कुछ मालूमात हमें होनी चाहिए, कैसी पृथ्वी बनी, कैसा इंसान आया, कैसे लोग अलग अलग बने, इनका कलर ऐसा क्यों, हमारा कलर ऐसा क्यों, खान पान अलग अलग क्यों, ज्योग्राफिकल एरिया कैसा बदल हुआ, ये सब कुछ अगर समझ लेना है तो जरूर पक्का सेपियंस किताब पढ़ने की कोशिश कीजिए. जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी फैक्टर. देयर आर वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज इन दिस फील्ड लाइक जेनेटिक्स काउंसलर, क्लिनिकल रिसर्चर एंड रिसर्च साइंटिस्ट. ठीक, फिर फिजियोलॉजी, इन सारों के लिए आपको बीएससी करना पड़ता है. बीएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स, BSc Genetics, Physiology, BSc Physiology. It is the study of the functioning of the living organism. For instance, human physiology, हमारा शरीर शास्त्र जो है, is the biological study of the process and functions of the human body. इसकी पढ़ाई इसके अंदर होती है. Professional who study physiology are called physiologist. इनकी रिक्वायरमेंट फार्मा कंपनी में होती है, इनके रिक्वायरमेंट रिसर्च कंपनी में होती है, इनके रिक्वायरमेंट मेडिकल कॉलेज में होती है, इनकी रिक्वायरमेंट बड़ी बड़ी ऑपरेशन करने के लिए रहती है, और इनकी रिक्वायरमेंट जहां जहां प्रोस्थेटिक लेग्स, ठीक है, जयपुर फुटवेयर कहते हैं उसको हम, यहाँ आपको प्लास्टिक का हाथ मिल जाएगा, फाइबर का हाथ मिल जाएगा, ठीक है, वो सारी तरीके की जो भी आर्टिफिशियल लिम्स कहते हैं उसको, अवयव बनाने जहां होता है, वहां फिजियोलॉजी की पढ़ाई के लोग लगते हैं. फिर चौथा करियर है क्लिनिकल रिसर्च. क्लिनिकल रिसर्च साइंटिस्ट परफॉर्म मेडिकल रिसर्च इन लैब्स. दे डेवलप डायग्नोस्टिक मेथड्स, न्यू ट्रीटमेंट एंड मेडिकल डिवाइसेस टू क्योर वाइड वैरायटी ऑफ इलनेसेस. बहुत बीमारियां हैं, उन सारों के ऊपर काम करने के लिए रिसर्च करना पड़ता है, वो क्लिनिकली होता है. अ क्लिनिकल रिसर्चर does a scientific study on healthy or sick human subject. A clinical research scientist can work in a pharmaceutical industries, research institutes और hospitals. ये सारी जगह रिक्वायरमेंट है. BSc क्लिनिकल रिसर्च नाम की डिग्री इसके लिए मिलती है, 12वीं के बाद एडमिशन होती है. करियर इन बायोटेक्नोलॉजी. अब इसके लिए आप BSc बायोटेक भी कर सकते हो, बीटेक भी कर सकते हो, दोनों डिग्री इसके लिए उपलब्ध है. Biotechnology is the application of principle of biology along with recent technology to produce products that can help human and environment. अब इसके अंदर कौन से करियर हो सकते हैं, जैसे बायोलॉजिकल रिसर्च का करियर होता है, बायोलॉजिकल रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, बायोलॉजिकल साइंटिस्ट होते हैं, और बायोलॉजिस्ट होते हैं. करियर इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, ये सबसे बेहतरीन उभरता हुआ और जिसको आज के तारीख में बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है, ऐसा करियर इन टुडेज इरा क्यों आ रही है? देयर इज अ हाई अवेयरनेस ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल. ये वर्ड इतना जबरदस्त हमारे अंदर आज है. लाइफस्टाइल, हमारा लाइफस्टाइल बदली हुई है. हाई लाइफस्टाइल है, छोटी लाइफस्टाइल है, मिडिल क्लास लाइफस्टाइल है, अलग अलग तरीके के लाइफस्टाइल हम आज कर रहे हैं. लेकिन फिर भी इसके बावजूद कभी ना कभी पिज्जा खाएंगे, कभी ना कभी चाइनीज खाएंगे. तो जो चीजें नहीं खानी चाहिए, मेरा बिल्कुल कहना ऐसा नहीं कि ये खाओ मत, मेरा ऐसा कहना है कि ये अपनी चीजें नहीं. जो चीजें अपनी नहीं है, जिस एरिया के लोगों के लिए डाइजेशन के लिए वो डिफिकल्ट हो सकती है, उसके वजह से हमें अनेक बीमारियां आती है. सो मेन चीज होती है डाइजेशन, क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, ठीक है, उससे फिटनेस बनता है हमारा.
तो अभी ये लोगों की मात्रा या ये लोगों की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा क्यों लग रही है? क्योंकि हमने हमारा सिस्टम बिगाड़ दिया है। इन टूडेज एरिया देयर इज अ हाई अवेयरनेस ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल, more and more people are opting for the fitness program. Weight loss और gain is a majorly dependent on our food intake, क्या खा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। A nutritionist or dietitian is the professional who can guide people through this process. They guide people on their vitamins, nutrients, calories and fat intake. ठीक है, कितना फैट अंदर जाएगा, कैलोरी कैसी जाएगी, क्या खाना नहीं खाना, कब खाना, ये सब कुछ। बहुत सारी बड़ी बड़ी जिम्स है आजकल, सारी जिम की जगह ये लोग आपको चार्ट बना के देते हैं कि सर आपको हफ्ते भर में, मैडम आपको हफ्ते भर में ये खाना, इस तरीके से अगर होते हो तो फिर आपको बॉडी बनानी है, शेप में रहना है, ठीक है, या फिर हेल्दी रहना है, ये सारी चीजें आपको मिलती है यहाँ से। पेंडेमिक कोरोना में तो बहुत जगह मैसेज भी आने लगे, फ्री यूनिवर्सिटी जिसको हम कहते हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक, जिसके ऊपर यकीन नहीं रहना चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी आते रहते मैसेज हमें वहां से। इसके अलावा बहुत सारी जगह से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये खाइए, वो खाइए, हल्दी का पानी पीजिए, नींबू खाइए। तो ये तो ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ रही है, लेकिन जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल बदल रही है तो हमें इन लोगों की मदद लेनी पड़ेगी। ये वो सारी चीजें हमें दे सकते हैं कम से कम समय में, परसिस्टेंटली, मतलब कांस्टेंट काम अगर करते रहोगे, जैसे आज सैटरडे हम एक्सरसाइज करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा, एवरी डे करना पड़ेगा, उसके साथ उस हिसाब से खाना खाना पड़ेगा। तो ये सब कुछ यहाँ से पता चलता है। दैट इज अ करियर इन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, एक बेहतरीन करियर है। 7वां करियर आपके लिए, करियर इन जियोलॉजी। जियोलॉजिस्ट इज अ प्रोफेशनल हु स्टडीज द अर्थ। ये जो पृथ्वी है उसकी पढ़ाई जिसमें होती है, दैट इज कॉल्ड एज जियोलॉजी। व्हाट मटेरियल इज द अर्थ मेड ऑफ, किससे बनी है ये पृथ्वी, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मटेरियल, फिर कैसी परत है, उसके ऊपर क्या, नीचे क्या, सबसे नीचे पानी है तो उसके ऊपर क्या, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर पढ़ाई लिए होती है। दिस स्टडी हेल्प्स द जियोलॉजिस्ट टू प्रेडिक्ट द नेचुरल और ह्यूमन मेड डिजास्टर्स। ये अभी बहुत जगह मिलता है कि लैंडस्लाइड हो गया, अब पहले होते नहीं थे, मेरे दादाजी के जमाने में इतने लैंडस्लाइड नहीं होते थे, अभी बहुत सारे हो रहे। फिर हमने बहुत जगह क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश देखिए, अभी कहाँ से बारिश हो गई, अभी तो आम का मौसम है, मार्च महीना शुरू हो गया है, लेकिन अभी बारिश हो रही है, दिवाली में बारिश हो रही है। तो ये सारी चीजें जो हो रही है, जिसको कहते हैं ह्यूमन मेड डिजास्टर्स, या फिर नेचुरल भी होती है। तो ये कब हो सकती है, क्या हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी है, कितने भयंकर हो सकती है, सारी चीजों का एक प्रेडिक्शन जियोलॉजिस्ट दे सकते हैं। Also, this helps in understanding the climate patterns, जिस तरीके से बदलाव हो रहा है एनवायरनमेंट में, तो पुराना कैसा था, आज कैसा है, फ्यूचर में क्या हो सकता है। इसमें काम करने के लिए जो जो क्षेत्र उपलब्ध है उसमें से कुछ नाम बता देता हूँ आपको। वो है पहला जियो हाइड्रोलॉजिस्ट, फिर है हाइड्रोलॉजिस्ट, फिर है मराइन जियोलॉजिस्ट, यहाँ जो बदलाव हो रहे हैं उसके ऊपर मराइन जियोलॉजिस्ट काम करते हैं। मिनरोलॉजिस्ट, मिनरल्स निकालते हैं जमीन के अंदर से, तब ये लोग काम करते हैं। पेट्रोलॉजिस्ट, सबसे महंगा शब्द मैंने कहा पेट्रोलॉजिस्ट, पेट्रोल। और आखिरी में सेस्मोलॉजिस्ट। सेस्मोलॉजिस्ट मतलब ये लोग भूकंप की पढ़ाई करते हैं, वो कौन सी परत है कि जहां से जमीन हिल सकती है, खिसक सकती है, वो सारी चीजें इसमें पढ़ाई के लिए इनको होती है। जियोलॉजिस्ट इज अगेन अ वंडरफुल करियर। Career in environmental science. Environmental science is the study of the impact on the environment due to natural and artificial phenomena and interactions of the planet physical component. क्या हो रहा है आजू बाजू में, कैसा उसका इफेक्ट हमारे ऊपर हो रहा है, हमारा नेचर के ऊपर हो रहा है, ये सब कुछ एनवायरमेंटल स्टडी में पढ़ाई के लिए होता है। It is an interdisciplinary research field that focuses on ecology, geology, meteorology, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स। ये सारों का एक मिश्रण है, इंटरडिसिप्लिनरी पढ़ाई कहते हैं उसको, टू स्टडी एनवायरमेंटल इश्यूज एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। एनवायरमेंटल साइंस के करियर आपको आईसर नाम की संस्था में मिल जाएंगे। आपको बीएससी एनवायरमेंटल साइंस, एमएससी एनवायरमेंटल साइंस, बाद में पीएचडी आप कर सकते हो, या आप बीएससी एनवायरमेंटल साइंस करने के बाद आप मास्टर डिग्री करने के लिए आईसर में अप्लाई कर सकते हैं।
करियर इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कभी भी खत्म नहीं होने वाला ऐसा एक करियर। रोटी कपड़ा मकान में से रोटी जहां आती है वहां फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करियर आता है। ठीक है, पुराने जमाने में वो सारी चीजें हम घर पे बना के खा सकते थे, लेकिन आज मेरा घर जहां मैं काम करता हूँ वहां से अगर 8,000 10,000 किलोमीटर दूर है और मुझे वो सारी चीजें खानी है, तो यकीनन मुझे फूड साइंस टेक्नोलॉजी की मदद लेनी पड़ेगी। फूड टेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ फूड साइंस टू प्रिजर्व, चीजें प्रिजर्व कैसे करनी, प्रोसेस, पैकेज करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, यूज सेफ फूड प्रैक्टिसेस। ठीक है ना, ऐसे करते समय उसको फंगस नहीं लगना चाहिए, उसमें पॉइजन नहीं होना चाहिए। हम अक्सर आजकल रेडी टू ईट नाम की चीज खाते हैं, हर प्रोडक्ट में मिलते हैं रेडी टू ईट। अभी तो पोहा भी मिलता है। मुझे तो अचंबा हुआ, आश्चर्यचकित भी हुआ मैं पॉकेट देखने के बाद कि ये पोहा घर पे लेकर जाओ, गर्म पानी उसके ऊपर छिड़को, 5 मिनट रखो, डब्बे को ढक्कन लगाओ, नींबू निचोड़ो, खा जाओ। मतलब ये सारी चीजें अभी रेडीमेड मिल रही है हमें। बहुत जगह तो आपको खिचड़ी मिल जाएंगी, आपको बासमती राइस का, सोयाबीन राइस, बहुत सारी चीजें आपको ऐसे मिल जाएंगी जो आपको सिर्फ गर्म पॉकेट रहते हैं, मतलब पॉकेट रहता है, गर्म पानी में डालो, 10 मिनट रखो, उसके बाद काट के खा जाओ। हमें तो सिर्फ बचपन में एक चीज मालूम थी, मैगी, वो 2 मिनट में बनती है, लेकिन अभी मैगी के आगे इतनी दुनिया चली गई है कि वो सारी चीजें आपको पराठे भी मिलते हैं अभी, ऐसे पराठे लेके आओ, सेको, खा जाओ। तो दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ हाई एंड टेक्नोलॉजी यूज्ड इन फूड टेक्नोलॉजी। अभी तो आम रस भी मिलता है, अब दिवाली में मांगो, दिसंबर में मांगो, आपका भी आपको टीन वाला कहते हैं उसको, पैकेज किया हुआ कंटेंट रहता है, आम रस कहीं भी मिल सकते हैं आपको ये सारी चीजें। सो इट इंक्लूड्स इंप्रूविंग द फ्लेवर, मेकिंग इट लास्ट लॉन्गर, ensuring it's safe for consumption, और even boosting its nutritional content। मतलब इन सारी चीजों में शायद कुछ प्रिजर्वेटिव जो है ऐड करने के बाद शायद हो सकता है कि उसकी न्यूट्रिशनल कंटेंट खत्म हो जाए। तो ये ना हो, इसके लिए और क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, नेचुरली क्या क्या पॉसिबल है। फूड साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट लुक फॉर वेज टू कीप फूड हेल्दी, न्यूट्रिशियस एंड प्लेजेंट लुकिंग। ये सारी चीजें उसके अंदर आनी चाहिए, दिखना भी अच्छा चाहिए, टेस्ट भी अच्छी चाहिए और हेल्दी भी चाहिए। तो ये आपको करियर इन फूड साइंस टेक्नोलॉजी, इसका बीएससी कोर्स भी अवेलेबल है, इसका डिग्री कोर्स भी अवेलेबल, इंजीनियरिंग कोर्स भी अवेलेबल है। तो ये सारी करियर आप थ्रू बायोलॉजी कर सकते हो। अब एबिलिटीज, स्किल्स एंड ओरिएंटेशन, हर करियर समझाने के बाद हम इस लेवल पे आते हैं, पायदान पे आते हैं। समझना जरूरी है क्योंकि ह्यूमैनिटी का करियर करने के लिए एबिलिटीज अलग लगती है, ठीक है, फिर मैथ्स के लिए अलग लगती है और आज बायोलॉजी के लिए अलग लगती है। तो ये सारी स्किल्स, एबिलिटीज हम हमारी ऑनलाइन करियर टेस्ट से निकालते हैं। तो अभी इसमें से कौन सी एबिलिटी अपने पास है? रीजनिंग एबिलिटी आपको लगे क्योंकि ये साइंस का करियर है, ठीक है, इसके अंदर आपको तार्किक विचार करते आने चाहिए। फिर है कॉग्निटिव, मतलब ये इसको बुद्धि का है, ये सब कॉग्निटिव, मतलब हर फील्ड में आपको, पढ़ाई के हर फील्ड में आपको कॉग्निटिव एबिलिटी लगने वाली है। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी कुछ मात्रा तक लगती है। वर्बल एबिलिटी, लिखना तो सब जगह है, शब्द है, भाषा है। डेटा एनालिसिस करते आना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए आपके पास। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता होनी चाहिए आपके पास। अब इसके अंदर स्किल्स और ओरिएंटेशन कौन से चाहिए? एंटरप्राइजिंग स्किल्स चाहिए, इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स चाहिए, प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन चाहिए, क्योंकि ये सारा प्रैक्टिकली तो है। नॉलेज ओरिएंटेशन चाहिए, सोशल अवेयरनेस चाहिए, सोशल स्किल्स चाहिए, पेशेंट काउंसलिंग चाहिए। अगर आप क्लिनिकल रिसर्च वाली जैसे ब्रांच करते हो तो आपको पेशेंट स्किल्स चाहिए, पेशेंट काउंसलिंग चाहिए, रिसर्च एनालिसिस, मतलब ये सारी चीजों का रिसर्च करने की इच्छा होनी चाहिए। घंटों आपको उसके ऊपर बैठना है, काम करना है, ठीक है, हम जिसको कहते हैं डिवोटेड, डेडिकेटेडली आपको उसके ऊपर काम करना है। बहुत बार ये दिखाई देता है कि जब रिसर्च वाले लोग रहते हैं 7-7, 8-8 घंटे एक ही जगह बैठे रहते हैं, काम करते रहते हैं। मैंने बहुत कम समय कहा आपको, 7 से 8 घंटे। जैसे रिसर्च के ऊपर डिपेंड रहता है कि आप कहाँ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसकी कॉस्टिंग कितनी है, ठीक है, इसके
रिजल्ट्स कैसे आने वाले हैं और कितने दिनों से मैं ये कर रहा हूँ। तो बहुत बड़ी आपके अंदर लगन चाहिए करने की, ठीक है, आपके अंदर परसेवरेंस चाहिए, इसको हम कहते हैं कि भाई डटे रहो, लगे रहो, जो हम हिंदी में कहते हैं। वो सारी चीजें आपको बायोलॉजी की उन सारी करियर के लिए लगेगी जहां जहां आपको रिसर्च लग रहा है। फिर से वी आर लिसनिंग यू एट ऑनलाइन ऑफलाइन, हम आपसे बात कर सकते हैं, आप हमें दोनों नंबर पे फोन लगा सकते हैं, 7385102498, 7057202498। तो आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आशा करता हूं, और धन्यवाद प्रमोद श्रीवास्तव सर जी, आपने फिर एक बार संधि दी। अगला करियर जो आपके साथ में शेयर करूंगा वो रहने वाला है करियर इन केमिस्ट्री, और आखिरी वाला रहेगा करियर इन फिजिक्स, क्योंकि ये सारे करियर एक साथ बिठाना मेरे लिए मुश्किल है, और वो सारी इमर्जिंग करियर आपके साथ शेयर करना भी जरूरी है। 9-10 से अगर आप ये सारी तैयारी कर रहे हैं तो ये बेहतरीन चीज है। 12th में अगर आप कर रहे हैं तो आपको आपके हिसाब से दिमाग लगा के आगे बढ़ना पड़ेगा, मेरी सहायता थोड़ी कम हो सकती है। तो 9-10th में आपके जो छोटे भाई बहन अगर हो सकते हैं, या आजू बाजू में भी कोई हो सकता है, उनको आप सारी चीजें शेयर कर सकते हैं, ये सारी चीजें बता सकते हैं, क्योंकि शेयरिंग करने से भी नॉलेज बढ़ता है। तो नॉलेज ओरिएंटेशन, प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन, सोशल अवेयरनेस, ये पीपीटी भी अगर आप शेयर कर देते हो, या जो वीडियो बनाया है प्रमोद सर ने, बड़ी लगन से बनाते हैं, बड़ी मेहनत से बनाते हैं, ये सारी चीजें आप थोड़ा दूसरों को भी शेयर कर देते हो, तो बैठे बैठे आपकी इसमें से 3 से 4 ओरिएंटेशन और स्किल डेवलप हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच सर।